हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग पीजीटी झारखंड कॉमर्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 21 और 28 दिसंबर से 2022 में, उसका एक टॉपिक है इनकम टैक्स। जो आप अगर देखेंगे अपने सिलेबस में तो यूनिट 1 के अंदर ये टॉपिक आता है इनकम टैक्स। आज हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड 150 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आज हम लोग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे इनकम टैक्स का। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखिए पीजीटी 2004 में, अब कहीं यूपी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, कोई बिहार का क्वेश्चन हो सकता है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं और हम लोग बेसिक जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन होता है वो 150 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे यहाँ जब टेस्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज़ अभी ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो टेस्ट जाके दीजिए। सबसे पहला काम है आपको टेस्ट सीरीज देना होगा, क्योंकि 7 स्टार टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, जिसके में एक टेस्ट जो खरीदते हैं वो 200 रुपये चार्ज है और आप 7 टेस्ट उसमें खरीदते हैं। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होगा तो 150 × 7 अगर देखें तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर 1000-1200 क्वेश्चन आपके पास पहुँच जाता है, उसके साथ जब 7 स्टार टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे 7 टेस्ट देकर, तो फिर 5 स्टार टेस्ट आएगा जो फुल टेस्ट आएगा, जिसमें 3 अपलोड हो चुका है, 2 और अपलोड होगा, तो 5 स्टार टेस्ट उसको हम लोग कर देंगे। तो वो 7 और 5 अगर 12 टेस्ट आप देते हैं तो 12 × 150 करते हैं तो मान के चलिए 1800 क्वेश्चन आपके पास पहुंचता है। और 1800 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इतने कम समय में आप 1800 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि अच्छा खासा आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और कमांड आपका बढ़ जाएगा। तो आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको हमारे ऑफिस से और सपोर्ट मिल जाएगा। जब एप्लीकेशन अपलोड कर लेते हैं तो आपके पास वहाँ नीचे स्टोर ऑप्शन आता है, स्टोर में जाके आप परचेज करेंगे, या तो अगर आप फ़ोन पे यूज़ नहीं करते हैं तो आप हमारे नंबर पर पेमेंट कर देंगे, हम अपने ऑफिस से जोड़ देंगे। तो जिनको टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो विशेष जानकारी के लिए मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यहाँ समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स, जो कि टेस्ट 4 हुआ था, उसका 150 का 150 क्वेश्चन आज हम लोग कर जाएंगे। साथ ही साथ इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन होगा। आज हर टॉपिक को टच करेंगे। सैलरी में कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, जहाँ से सैलरी का क्वेश्चन आ सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर अदर सोर्सेज की बात करें तो अदर सोर्सेज में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग एक एक करके हर टॉपिक को रिवाइज करते चले जाएंगे। तो थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, लेकिन पेशेंस रखिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी के समय में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि रिवीजन का। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अगर एक बार मेरे वीडियो को देखे तो दोबारा देखने के लिए उनको ढूंढना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा वीडियो टाइम पर उन तक पहुँचे। अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं समझ रहा हूँ आपकी ज़रूरत को, और मैं उसी अनुसार से आपको वीडियो देते रहूँगा। आप कंटिन्यूअस लगे रहिए। मेरा दावा है आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हैं या नहीं लिए हैं, अगर आप झारखंड के टीचर हैं तो मेरा यह प्रयास है कि झारखंड में कॉमर्स का अगर दीप जलाना है, झारखंड में कॉमर्स के बच्चों की संख्या बढ़ानी है, तो उसके लिए जो फौज तैयार करना होगा उसमें मैं एक अगर छोटा सा रोल प्ले कर दूं और इसमें अगर ऊपर वाला हमारा सपोर्ट कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर वो शिक्षक जो बनने वाले हैं, या अगर भगवान ना करे, हम चाहते हैं कि सब बन जाए, लेकिन अगर कोई मिस भी कर गए तो उनके अंदर वो नॉलेज, वो पोटेंशियल होनी चाहिए जो एक झारखंड में एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। और हम सब लोग मिलकर झारखंड में जो कॉमर्स के बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। और ये मेरा मानना है, मेरा प्रयास है कि झारखंड में कॉमर्स को लेके एक अलग क्रेज़ बनना चाहिए। जो गांव में जो साइंस को लेके क्रेज़ बना हुआ है वो क्रेज़ थोड़ा कम हो और कॉमर्स को लेके क्रेज़ बने, क्योंकि कॉमर्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इनकम टैक्स। और सबसे पहले के सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, चूँकि ये सेशन लाइव लेना था बट लाइव नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि लाइव में टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, तो हम लोग रिकॉर्डेड आपको दे रहे हैं। फटाफट करते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे और अपना रिकॉर्डिंग करते चले जा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड से क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आते जाएगा। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों को दिया गया है कि इनकम टैक्स क्या है। तो ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स है क्या। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब क्यों इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं वो समझिए। डायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब क्या है? टैक्स आपका अगर देखा जाए तो टैक्स 2 तरह का होता है। टैक्स 2 तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, डीटी इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि यहाँ जो जिस व्यक्ति के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है ना, वही व्यक्ति चुकाता है। जब किसी टैक्स का बर्डन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है,
यानी जिस व्यक्ति के ऊपर किसी टैक्स का बोझ पड़ता है, अगर वही व्यक्ति उस टैक्स को चुकाता है तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इसको बोलते हैं इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ रहा है, यानी वही व्यक्ति पर बोझ पड़ रहा है जो इसको चुका रहा है। और यहाँ बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स में कि इंसिडेंट और इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि अगर हम सतीश कुमार कुछ पैसा कमाते हैं, तो सतीश कुमार अगर पैसा कमाते हैं तो इसका टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट कौन देंगे? सतीश कुमार, मेरे बदले में कोई और तो नहीं देगा। अगर हम अर्निंग कमाते हैं तो हम जो पैसा टैक्स बनता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। तो देखिए सतीश कुमार डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बोलता है 3 प्लेयर होते हैं। एक होता है कस्टमर, जो हम लोग हैं, सब लोग बिस्किट खरीदे, पेन खरीदे। एक होता है सप्लायर, जो हमें सामान बेचता है, और एक होता है गवर्नमेंट। अब देखिए क्या होता है कि कस्टमर सामान खरीदता है तो टैक्स कस्टमर को देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कस्टमर डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को पैसा दे देता तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन सरकार इसको डायरेक्ट मोड में नहीं रखी, सरकार बोली इसको इनडायरेक्ट मोड में रखो, क्योंकि अगर कस्टमर को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा देने बोल देंगे ना तो सब कस्टमर परेशान हो जाएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी लाइन में खड़े खड़े टैक्स देते देते। इसलिए सरकार बोलती है कि पैसा तो वसूलना है, भाई पैसा इसका लग रहा है तो इसको ठंडा रखो इसका दिमाग, क्योंकि अगर रोज़ रोज़ जाके सरकार को पैसा देगा तो ये गुस्से में पैसा देना छोड़ देगा, बोले हम नहीं देंगे टैक्स। तो इसीलिए इसका पैसा वसूलने का जिम्मा दे दिया गया किसको? सप्लायर को, कि आप इससे वसूलिए और आप सरकार को जमा कीजिए, क्योंकि इसकी संख्या भारत में बहुत अधिक है, लेकिन इसकी संख्या तो कम है ना, सप्लायर तो कम है। तो क्या करता है सप्लायर, क्या करता है टैक्स का पैसा कस्टमर से वसूलता है और सरकार को दे देता है। इसका मतलब टैक्स जा रहा है कस्टमर से किसके पास? सरकार के पास, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा है, एक चैनल के थ्रू जा रहा है, इनडायरेक्ट मोड में जा रहा है। इसलिए इस टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसको डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में नहीं रखा गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कौन सा टैक्स आता है? तो जीएसटी आता है। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है? तो इनकम टैक्स आता है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनकम टैक्स क्या है, तो एक डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आता है? जीएसटी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आता है? अभी के समय में 2 ही इनडायरेक्ट टैक्स है, कि जीएसटी है, एक कस्टम ड्यूटी है। एक जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी। याद रखिएगा, साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन और करते जाएंगे। ये मत सोचिए कि हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके टैक्सेस बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर अभी के समय में देखें तो हमारे पास 5% है, उसके बाद बोलता है 20% है, फिर 30% है। मतलब अगर शुरू में कम कमाएगा तो 5%, फिर थोड़ा बढ़ेगा तो 20%, फिर ज़्यादा इनकम बढ़ेगा तो 30%। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाए वैसे वैसे मेरे टैक्स के रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। मतलब है कि बोलता है सुपर रिच सुपर टैक्सेस, जितना अमीर हैं उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नन ऑफ दीज तो कोई मतलब नहीं। तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है। और प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो जैसे जैसे इनकम लोगों का बढ़ता जाता है, अगर साथ ही साथ उनका टैक्स भी बढ़ता चला जाए, टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो सिंपल है कि वैसे व्यक्ति को इनकम टैक्स देना पड़ता है जिनकी आय पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष, जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उसको गत वर्ष बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जिस साल उस इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं। जैसे अभी अगर कर निर्धारण वर्ष की बात करें तो अभी कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 22-23, लेकिन प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, यानी हमने जो 21-22 में पैसा कमाया उसका टैक्स हम 22-23 में देंगे। तो अभी कर निर्धारण वर्ष हमारा क्या चल रहा है? 22-23 चल रहा है। तो 22-23 कर निर्धारण वर्ष में प्रीवियस ईयर 21-22 का हम टैक्स देंगे। तो यहाँ ये बोल रहा है कि कौन व्यक्ति टैक्स देगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम साल भर का टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। ऐसा व्यक्ति जिसका पूरे साल भर में टोटल टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें अगर उसका डिडक्शंस माइनस कर देंगे या जहाँ जहाँ एग्जम्पशन मिलता है वो सब माइनस कर देंगे, तो उसको हटा के टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो वो टैक्स पे करेगा भारत के अंदर। तो देखिए लिखा होगा जिसकी आय किसी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है। आप बताइए, टैक्स फ्री लिमिट से कम है तो टैक्स देगा ही नहीं। जिसकी आय किसी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, बिल्कुल ये सीख है। और आगे लिखा है जिसकी आय किसी गत वर्ष में 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक ही वो टैक्स नहीं देगा। और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप लोग बताइए, जिसकी आय पिछले गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से क्या है, ज़्यादा होगा
जिसकी आय पिछले साल कर मुक्त सीमा से ज़्यादा होगा, यानी लिमिटेड कर मुक्त सीमा यहाँ क्यों लिखा, अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अमाउंट वो बदलता रहता है, इसलिए लिख दिया कि जिसकी आय प्रीवियस ईयर में टैक्स लिमिट जो होता है, टैक्स एडवांटेज होता है, उससे ज़्यादा अगर है तो वो टैक्स फाइल करेगा, वो व्यक्ति टैक्स देगा। यानी जिस व्यक्ति की आय टैक्स लिमिट से ऊपर होती है वो व्यक्ति टैक्स पे करेगा। आगे लिखा है कि आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती है। बताइए, एक व्यक्ति के लिए, जो एक व्यक्ति टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स का कौन सा रेट इसमें चलता है? एक व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स का कौन सा रेट चलता है? प्रोग्रेसिव मतलब इंक्रीजिंग रेट होता है, डिक्रीजिंग रेट होता है या कांस्टेंट रेट होता है? बताइए, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट या कांस्टेंट रेट होता है? तो सिंपल एक व्यक्ति के लिए भी तो बताएं कि 5%, 20%, 30%, मतलब रेट कौन सा होता है? इंक्रीजिंग रेट होता है। ये इंक्रीजिंग रेट चलेगा, याद रखिएगा। एक व्यक्ति के लिए इंक्रीजिंग रेट होता है, कंपनी के लिए फ्लैट रेट होता है। भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया? तो याद रखना होगा आप लोगों को, जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया। सबसे पहला इनकम टैक्स कौन लगाया था? जेम्स विल्सन। ये साफ लिखा हुआ है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसके कारण जो सरकार को नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए सबसे पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। कब लगाया गया बताइए? 1857 की बात कर रहे हैं, तो 1857 में नहीं लगाया गया था, उसके बाद लगाया गया था, जिसका था 1860। तो पहली बार 1860 में लगाया गया था इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो 1857 के विद्रोह के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था। सर्वप्रथम भारत में आयकर अधिनियम कब बना? इनकम टैक्स एक्ट, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो आज़ादी के बाद सबसे पहली बार कब बना था? 1961 में बना था। आज़ादी के बाद अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, जो आज तक चल रहा है। आज तक यही इनकम टैक्स एक्ट हम लोग का चल रहा है। 1961 वाला इनकम टैक्स हम लोग आज भी चल रहा है। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं आगे, इधर देखिए, आयकर की राशि पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कितना % लगाया जाता है? अगर आप देखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम लगाएंगे तो बोलता है कि इसमें आप एजुकेशन सेस कितना लगाते हैं, कितना % आप एजुकेशन सेस इसमें लगाएंगे? तो आप लोग अगर सही से कैलकुलेट करेंगे तो एजुकेशन सेस जो है वो 4% लगाएंगे। कितना % लगाएंगे? 4% एजुकेशन सेस हम लोग लगाते हैं। जब आपका टोटल टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा तो उसके ऊपर एजुकेशन सेस आपको जो है 4% अलग से देना पड़ेगा। यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल अमाउंट नहीं, टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 4% अलग से एजुकेशन सेस आपको देना पड़ेगा। लिखा है पुरुष करदाता वो जो 60 साल से कम है, यानी एक व्यक्ति जो पुरुष है, टैक्स पेयर है, लेकिन 60 साल से उसका उम्र कम है, तो ऐसी दशा में आय की कौन सी राशि आयकर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त होगी? तो 60 साल से कम अगर कोई पुरुष है और वो इनकम कमाता है तो बोलता है 2.5 लाख तक उसको छूट है। 2.5 लाख से ज़्यादा पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। 2.5 लाख तक उसको क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है। एक व्यक्ति जिसका उम्र 60 साल है और वो एक पुरुष है, तो ऐसी स्थिति में 2.5 लाख तक का इनकम उसका एग्जेम्प्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पुरानी सीमा है। दो तरह का टैक्स स्लैब है, पुराना रेट है, नया रेट है। तो हम लोगों को ज़्यादातर पुराना रेट का ही सवाल पूछेगा, तो पुराने रेट से ही हम लोग पढ़ेंगे। नए रेट वाले में अलग अलग रेट हैं, 7 तरह के टैक्सेस के रेट हैं। आगे लिखता है 68 वर्षीय महिला की दशा में आय तभी कर योग्य जब वह निम्नलिखित राशि से अधिक होगी। बताइए, 68 वर्ष की महिला है, यानी सिंपल याद रखना है कि ये बुजुर्ग महिला है, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन का टैक्स का लिमिट कितना है? तो 3 लाख रुपये। सीनियर सिटीजन का टैक्स का लिमिट कितना है? 3 लाख रुपये। आगे बोलता है व्यक्ति करदाता की दशा में 10% की दर से अधिभार तभी लगाया जाएगा जब उसकी आय किससे ज़्यादा होगा? 10% से। 10% जो है वो आपका सरचार्ज क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का इनकम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको एक्स्ट्रा ऊपर से चार्ज जोड़ देती है सरकार, तो सरचार्ज मांगा जाता है। तो बोलता है सरचार्ज 10% किसका लगेगा? तो जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगा। 50 लाख से ज़्यादा तो सरचार्ज आपको भरना पड़ेगा। 50 लाख से अगर इनकम ज़्यादा हुआ तो आपको सरचार्ज भरना पड़ेगा। आगे लिखा है राखी जिनकी गत वर्ष 2021-22 में कुल आय 60 लाख है, तो निम्नलिखित दर से अधिभार भुगतान करेगी। ध्यान दीजिए, 60 लाख कमाती है तो सरचार्ज कैसे देगी? तो अभी तो ऊपर में क्वेश्चन था कि 50 लाख से ज़्यादा कमाने पर 10%। तो देखो 10% ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि 60 लाख कमाई तो इसका ऑप्शन के बाद सही होगा 10%। जो 60 लाख कमाई तो सरचार्ज इसको कितना % देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। ये हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सरचार्ज के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु अति वरिष्ठ, यानी इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन।
जिनका उम्र 80 प्लस होता है ना, वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। कोई दिक्कत है? एक पाँव कब्र में, वैसे लोग सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो देखिए 80 वर्ष तो ये है, ये ऑप्शन है 80। 60 साल तक नॉर्मल पर्सन कहलाते हैं, 60 प्लस जो होते हैं उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और 60 से 80 के बीच में सीनियर सिटीजन, 80 से ऊपर कर गए तो सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिक ये होते हैं। आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। बताइए इनकम टैक्स का रेट कौन डिसाइड करता है इसमें से? इनकम टैक्स का रेट इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करता है, फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है, ऑर्डिनेंस डिसाइड करता है, या नन ऑफ दिस? तो सही से देखें तो इनकम टैक्स का रेट इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करता है, फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कभी भी इनकम टैक्स का रेट डिसाइड नहीं होता है, और ऑर्डिनेंस तो हो नहीं सकता। अध्यादेश लाइएगा और टैक्स रेट चेंज कर दीजिएगा, इतना बड़ा चेंजेस आप नहीं कर सकते। छोटे छोटे चेंजेस होता है, एक ऑर्डिनेंस लाए और चेंज कर दिए। छोटे छोटे अगर सरकार को फैसले लेने होते तो उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार एक छोटा सा ऑर्डिनेंस लाती है, अध्यादेश लाती है और उसको बदल देती है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कौन चेंज करता है? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मतलब समझते हैं आप लोग, जिसका दूसरा नाम है बजट, आप लोग जानते होंगे। जो सरकार बजट लेकर आती है ना, कब आया जाता है बजट लेके? तो 1 फरवरी, हर साल 1 फरवरी को बजट आता है, आपको मालूम होना चाहिए। सरकार अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में यानी अगले 1 साल में हमारा क्या इनकम, एस्टिमेटेड इनकम है और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। ये आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, बजटरी कंट्रोल, यानी हम पहले बजट बना के देंगे कि मेरा एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितना होगा, वो हम लोगों को यहाँ बजट बना के देना होता है। और सरकार भी 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करती है, जिसको हम आम बजट बोलते हैं। और वो बजट में सरकार अपना एस्टिमेटेड इनकम बताती है, सरकार अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताती है। उसी बजट में अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तय कर दिया कि हमको टैक्स का स्लैब चेंज करना है, तो टैक्स का स्लैब चेंज हो जाएगा। यानी वही फाइनेंस एक्ट में डिसाइड होता है कि किसी का टैक्स का स्लैब जो है चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है टैक्स स्लैब क्या होगा। आगे क्या लिखा है? नई कर व्यवस्था में जो नया टैक्स सिस्टम है, जो आपको बताया नया टैक्स सिस्टम में, नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कर मुक्ति की सीमा क्या है? कितने रुपए तक एक वरिष्ठ नागरिक यानी एक 60 साल का से अधिक का व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, कितने रुपए तक टैक्स नहीं देगा? नए स्लैब में तो बोलता है 2.5 लाख तक नहीं देगा। नए स्लैब के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक एक सीनियर सिटीजन टैक्स नहीं पे करेगा। नए स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक एक सीनियर सिटीजन टैक्स पे नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, नया स्लैब, नई कर व्यवस्था, 2 तरह का टैक्स स्लैब अभी हमारे देश में चल रहा है, पुराना और नया। पुराना वाला जैसे हम लोग चल रहे थे, पुराने वाले जैसे हम लोग पुराने टैक्स पेयर है तो पहले से चल रहे हैं, और जो नए टैक्स पेयर जुड़ेंगे उनके पास नई व्यवस्था चुनने का ऑप्शन रहेगा। हम लोगों को पुरानी व्यवस्था ठीक है, पुरानी व्यवस्था में रहते हैं, सब कुछ समझ आ रहा है। नई व्यवस्था में ज़्यादा उलझन है, क्योंकि बहुत सारे रेट्स अलग अलग दिए हुए, तो उसमें बात ले दे के वही पड़ेगा। टैक्स तो आपको छूटने वाला है नहीं, लेकिन उसमें इतने उलझन से तो किसी को लगता है कि नई व्यवस्था में रहेंगे, किसी को लगता है पुरानी व्यवस्था में रहेंगे। सरकार ने दोनों ऑप्शन दे रखी। अच्छा, नई कर व्यवस्था में आयकर की कितनी दरें निर्धारित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, नया जो रेट है ना, नया सिस्टम, उसमें 7 रेट डिसाइड किया गया। कितने रेट डिसाइड किए गए? 7 अलग अलग। जैसे पुराने वाले में देखें तो 3 ही रेट है, 5%, 20% और 30%। 5, 20, 30, बाकी सरचार्ज अलग है। 5, 20, 30 3 रेट है नए पुराने वाले व्यवस्था में, और नई कर व्यवस्था में कितने रेट हैं? 7 रेट अलग अलग डिसाइड किए गए। 7 अलग अलग है सर, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह करके दिए हुए अलग अलग रेट्स। आगे लिखा है द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज़। असेसमेंट ईयर का एक पीरियड क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है ना जिस साल आप अपना टैक्स डिटरमाइन करते हैं, जिस वर्ष अपने कर का निर्धारण करते हैं, उस वर्ष को हम लोग बोलते हैं निर्धारण वर्ष। और असेसमेंट ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो जो ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा वही आंसर सही होगा, तो ऑप्शन बी सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो जाने वाला साल होता है वो मेरा कहलाता है असेसमेंट ईयर, ध्यान दीजिएगा। और गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। गत वर्ष कब खत्म होता है? तो इससे पहले ना 31 मार्च को प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है। आगे लिखा है कर, चूँकि प्रीवियस ईयर इससे पहले वाला होता है। ये असेसमेंट अगर हमारा अभी 22-23 चल रहा है तो इससे पहले वाला जो 21-22 होगा ना, 21-22 हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर, PY। ये प्रीवियस ईयर होगा, ये असेसमेंट ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर। आगे क्या? गत वर्ष कहलाता है, उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, गत वर्ष बोलते हैं। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या बोलते हैं? देखिए अभी हम वही चीज़ बात कर रहे थे कि 31 मार्च को जो बोलता है कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले जो साल खत्म होता है 31 मार्च वाला, उसको किस नाम से बोलते हैं? तो गत वर्ष बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको किस नाम से बोलते हैं? गत वर्ष बोलते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, जिस साल आप कमाते हैं उस साल को गत वर्ष बोलते हैं, और गत वर्ष में टैक्स नहीं पे करते, उसका टैक्स अगले साल पे करते हैं। इस साल जो हम कमा रहे हैं 22-23 में, जो 22-23 में हम कमा रहे हैं टोटल, उसका टैक्स हम 23-24 में पे करेंगे। क्लियर? अब बोलता है सकल कुल आय और कुल आय में क्या अंतर है, समानता है या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है, दोनों में बराबर अंतर नहीं है। सकल कुल आय जो है उससे कुल आय निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ का डिफरेंस दोनों के बीच में सेक्शन 80C से 80U तक का डिडक्शन आपको लेस करना होगा, यानी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको GTI बोलते हैं। अगर आप पढ़े होंगे टैक्स तो GTI वहाँ पे पढ़े होंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स इनकम हो, जो आपके इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों जो हेड ऑफ इनकम होता है वो सारे हेड ऑफ इनकम के टैक्सेबल अमाउंट को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में 80C से 80U तक का डिडक्शन, 80C से 80U तक का डिडक्शन लेस कर देंगे तो जो बचेगा, ये दोनों का डिडक्शन अगर ग्रॉस टोटल इनकम में लेस कर देंगे तब जो बचेगा वो मेरा कहलाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में डिफरेंस होता है। एक व्यक्ति 23/12/2021 को अस्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर को इस भारत छोड़ के अस्थायी रूप में, मतलब बोल दिया भारत सरकार को साहब हम चले, अब हम कभी भारत वापस नहीं आएंगे, अब हमारा नौकरी लगा, हम पूरा ख़ानदान वहीं बसा लेंगे, कभी भारत नहीं आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कमाया कब है? 23 दिसंबर को जा रहा है, यानी ये अभी 23 दिसंबर जो है, मान लीजिए 23 दिसंबर को हम भारत छोड़ के जाएंगे तो अभी क्या बताए नियम ये बोलता है कि हम इस साल कमा लेंगे 31 मार्च तक, टैक्स तो अगले साल भरेंगे। तो क्या सरकार हमको जब हम 23 दिसंबर को जा रहे हैं भारत छोड़ के, भारत नहीं आएंगे, तो क्या टैक्स दिलाएंगे? तो सरकार क्या करेगी? हमारा इंतज़ार करेगी अगले असेसमेंट ईयर तक। अब सरकार बोलेगी सतीश जी कमाए, वो बोले वो तो टैक्स देंगे लेकिन आपका असेसमेंट ईयर में ना टैक्स लगता है, तो पहले प्रीवियस ख़त्म होने दीजिए। तो सरकार बोलती नहीं भैया, आप जा रहे हो तो फिर वापस तो नहीं आओगे, इसीलिए आपको इसी साल टैक्स दे के भेजना होगा, इसी साल आपको टैक्स भरना होगा। यही बात यहाँ लिखा है कि किस साल ये व्यक्ति टैक्स देगा। अगर आप परमानेंट भारत छोड़ के जा रहे हैं तो आपको टैक्स किस साल देना चाहिए बताइए? तो वैसे में बोल रहा है तो अर्जित आय के लिए कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? तो 2021 होगा। देखिए 2021 इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। 2021 क्या होगा? 2021 ही असेसमेंट ईयर होगा, ध्यान दीजिएगा। भले असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, लेकिन 22-23 से हमको मतलब नहीं है। टैक्स कब देना पड़ेगा? 20-21 में ही देना पड़ेगा। यानी उसी साल को हम प्रीवियस ईयर, उसी साल को हम लोग असेसमेंट ईयर, दोनों एक ही साल को मान लेंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर उसी को मान के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसी को मान लेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति उसी साल है, उसके बाद तो वो भारत छोड़ के जा रहा है, उसको नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए उसी को हम लोग असेसमेंट, उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की आय शामिल है। जो इनकम डिफाइन किया गया इनकम टैक्स में, उसमें किस तरह का इनकम शामिल है? लीगल इनकम या इलीगल इनकम? तो ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स बोलता है कि आप लीगल कमाओ या इलीगल कमाओ, मैटर नहीं करता, आप कोई भी पैसा कमाओ लेकिन टैक्स दे दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल इलीगल में कोई डिफरेंस नहीं बोलता है, सॉरी ये गलत है। तो बोलता है कौन सा इनकम हो सकता है? तो बोलता है लीगल इनकम हो या इलीगल इनकम हो, बोथ नहीं है, यही है नीचे वैधानिक, हम लोग ठीक किए थे। बोलता है कि मतलब लीगल इनकम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इलीगल भी बोलता है ठीक है, तो इसका मतलब बोथ। इनकम टैक्स को मतलब नहीं है आप मर्डर करके ला रहे हैं, सुपारी लेकर ला रहे हैं, चोरी करके ला रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना ही मतलब है कि आप टैक्स पे कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यही मतलब है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिफरेंस। आगे बोलता है आयकर का भुगतान निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाता है? भुगतान तो प्रीवियस में कमाया जाता है और असेसमेंट में टैक्स दिया जाता है। प्रीवियस में कमाया जाता है और असेसमेंट में क्या किया जाता है? टैक्स दिया जाता है। तो जिस साल इनकम टैक्स पे करते हैं उस साल के ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अन्य व्यक्ति की आय पर कर चुकाने की जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई और व्यक्ति कमाया और चुकाना हमको पड़ रहा है। अब मान लीजिए जो कमाया उसका डेथ हो गया, अगर कोई व्यक्ति कमाया उसका डेथ हो गया और उसका इनकम मेरे पास आ गया, क्योंकि उसका नॉमिनी में हमारा ही नाम था, तो टैक्स कौन देगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कमाया और जो व्यक्ति कमाया उसका डेथ हो गया तो उसका इनकम जिस आदमी के पास जाएगा एससीसी वो होगा। वो कौन सा एससीसी कहलाता है? माना हुआ करदाता कहलाता है। अगर कोई एससीसी जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा है कि उसका करदाता कौन होगा, तो हम लोग माना हुआ करदाता मान के उसका इनकम जिसके पास जाएगा उसी से टैक्स वसूल लेंगे। या तो मान लीजिए कि कोई पैसा था जो हम गांव में, जैसे घर से उठे, सो के घर से बाहर निकलते देखते हैं बैग पड़ा हुआ है, बैग खोले तो देखे 1 करोड़ रुपया है। अब पता चल गया पुलिस को कि 1 करोड़ रुपया सतीश जी के घर में मिला है बाहर,
हम तो खुश थे कि भाई छिपा लेंगे, लेकिन पुलिस के बीच में पता चल गया। अब हमको पुलिस पूछ रही कहाँ से आया पैसा, हम बोले सर हम नहीं जानते सर, सुबह उठे हैं देखें 1 करोड़ रुपया, तो हम तो खुश हो गए। तो चलिए सरकार के कब्जे में चली गई अमाउंट, वो राशि सरकार बोल रही, तो हम बोले सर मेरा पैसा है, जब हम रिसीव किए हैं हमारा पैसा है, तो मेरा पैसा है तो इसका मतलब है कि टैक्स कौन देगा, तो सतीश कुमार से टैक्स लिया जाएगा, जबकि कमाए तो हम नहीं है, तो इसलिए हमसे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि वो डीम्ड एसईसी मानेगा। बोलते हैं आप माने हुए करदाता हैं, हम मानते हैं कि आप ही कमाए हैं, क्योंकि इनकम आपके पास से मिला है, तो हम आप ही का कमाई वो मान के और आपके पेन ड्राइव में, पेन नंबर में, पैन कार्ड में हम जाकर टैक्स काट लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे डीम्ड एसईसी बोलते हैं, माना हुआ करदाता बोलते हैं। अब बोलता है किसी आय को कृषि आय होने के लिए यह आवश्यक है, यानी कोई इनकम एग्रीकल्चर इनकम क्यों होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो बोलता है कृषि आय होने के लिए ज़रूरी ये है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम का मतलब याद रखिएगा कि अगर आपकी ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होता है, प्लस पहला चीज़ है अगर आपकी ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब है आप उसमें हल चला रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, फल उसमें खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसके बाद अगर कोई फसल निकलता है और उसका आउटपुट बेच के पैसा कमाते हैं तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। दूसरा होना चाहिए ज़मीन आपके नाम पर होना चाहिए। पहला एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए, दूसरा ज़मीन आपके नाम पर होना चाहिए, ज़मीन इंडिया में होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप सही करते हैं तो ज़मीन आपके नाम पर, ज़मीन भारत में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपका जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ बोल रहा है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए, भूमि का प्रयोग गोदाम हेतु होना चाहिए, भूमि का प्रयोग गृह निर्माण के लिए होना चाहिए, भूमि का प्रयोग सिंचाई के लिए। आप सभी लोग जानते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला ही आंसर आएगा। आप अपने ज़मीन पर घर बनाएगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अब अपने ज़मीन पर सिंचाई के लिए कुछ इस्तेमाल कीजिएगा, मान लीजिए कुआं लगा दिए, बोरिंग लगा दिए, जहाँ से सिंचाई का काम हो रहा है, तो ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे लिखा है चाय बागान का। चाय के उत्पादन तथा विक्रय में सम्मिलित अगर कोई काम कर रहा है तो कितना प्रतिशत इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। देखिए अब क्या होता है। अब चाय की खेती कोई कर रहा है, या मान लीजिए आलू की खेती हम कर रहे हैं, तो आलू का उत्पादन अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन हम क्या किए, हम बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन किसान हैं, हम आलू का उत्पादन किए और अपने ही घर में एक मशीन बैठा रखे, लेज टाइप का चिप्स बनाने का। आलू भी हम अपने खेत से लाते हैं, खुद से चिप्स बनाते हैं और पैक करते हैं और बेच देते हैं। तो सवाल आएगा हमारा फिनिश गुड्स तो चिप्स हो गया, आलू तो मेरा फिनिश गुड्स नहीं रहा, क्योंकि हम आलू से जो शुरू करते हैं तो सीधा चिप्स के बाद हम बेचते हैं, आलू नहीं बेचते हैं। तो जब मेरा फिनिश गुड्स चिप्स हो गया तो सरकार को हम बोलेंगे सर ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, तो सरकार हंसेगी ना कि सर एग्रीकल्चर नहीं, इसमें कुछ एग्रीकल्चर भी है और कुछ तुम्हारा बिजनेस इनकम है। तो बोला जाता है कि अगर चाय की खेती कोई करता है तो उसमें 60% इनकम उसका एग्रीकल्चर माना जाता है और 40% इनकम उसका बिजनेस माना जाता है। याद रखिएगा, अगर आप चाय की खेती करते हैं तो 40% इनकम को हम बिजनेस इनकम मानेंगे और 60% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। आगे बोलता है कृषि आय के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम किसके अंदर जोड़ी जाएगी? तो एग्रीकल्चर इनकम अगर कहीं दिख गया तो किसके अंदर जोड़ा जाएगा? कैपिटल गेन में नहीं जोड़ सकते हैं एग्रीकल्चर, ये नहीं जोड़ सकते, कृषि आय में ही जोड़ देंगे। अगर हम टैक्स लगाने की बात करें तो यहाँ पे कृषि आय मत जोड़िएगा। ये टैक्स लगाने के पर्पज़ से अगर हम देखेंगे तो कृषि आय गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कृषि आय को यहाँ टैक्स लगाने के लिए लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। बोलता है एग्रीकल्चर इनकम को आय के किस शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी? तो एग्रीकल्चर इनकम चूँकि टैक्स फ्री होता है इसलिए हम लोग किसी में भी नहीं जोड़ेंगे, ना इसमें जोड़ेंगे, ना इसमें जोड़ेंगे, ना इसमें जोड़ेंगे, टैक्स नहीं लगता तो इनमें से कोई नहीं। आगे बोलता है कृषि भूमि से प्राप्त किराया की आय। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आप खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते हैं लेकिन आप अपनी ज़मीन किसी और को दे दी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है और वहाँ से उसे कोई किराया प्राप्त होता है तो वो किराया आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर ज़मीन जो आपके नाम पर थी आपने किसी को किराए पर खेती करने के लिए दे दिया, तो आपको जो वहाँ से रेंट प्राप्त होगा वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। यहाँ वही लिखा है एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। अब बोलता है कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि, अगर खेती वाली ज़मीन बेच देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, बिजनेस इनकम नहीं होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ एक और कंडीशन है, अगर जो ज़मीन आप बेच रहे हैं एग्रीकल्चर वाला ज़मीन, वो अगर नगर निगम के 10 किलोमीटर से
के रेडियस में अगर होता है, 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो ज़मीन आती है और वहाँ की जनसंख्या लगभग 10,000 से अगर प्लस है, तो वो इनकम फिर कहाँ चला जाएगा जानते हैं? कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में नगर निगम क्षेत्र में आप बेचते हैं, खेती की ज़मीन है, खेती ही होती है, लेकिन आप बेच दिए 10 किलोमीटर के रेडियस में और 10,000 से ज़्यादा उस जगह की जनसंख्या है, तो वो इनकम कैपिटल गेन में कहा जाएगा, वो आपका कैपिटल गेन के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये शर्त पूरा नहीं होता है तो इनमें से कोई नहीं है, उसको एग्रीकल्चर इनकम मान के छोड़ देंगे। एग्रीकल्चर लैंड बेचने से भी उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मान के छोड़ देंगे। वहाँ टैक्स, जैसे गांव में कोई ज़मीन बेचता है तो टैक्स नहीं देता है, शहर में ज़मीन बेची है तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि शहरी क्षेत्र में, चूँकि नगर निगम क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर और 10,000 जनसंख्या अगर रहती है आपकी, तो वहाँ पे अगर ज़मीन आप बेचते हैं तो वो आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम, अगर इससे ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहला के क्या कहलाएगा? कैपिटल इनकम। और अगर उससे कम जनसंख्या इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो वो नन ऑफ दीज में चला जाएगा। कृषि भवन से प्राप्त आय को, अगर मान ली खेती के फार्म हाउस समझते हैं ना, कृषि भवन का मतलब फार्म हाउस। फार्म हाउस से बोल रहा है कि प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जबकि फार्म हाउस से अगर प्राप्त कोई इनकम होता है तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम कम मानेंगे। तो बोलता है कि जब कुछ शर्तों की पूर्ति हो, केवल एक ही शर्त पूरी हो, या कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तक कभी नहीं माना जाएगा, और उपरोक्त में से सभी बताइए। एक, अगर आपके पास फार्म हाउस है, फार्म हाउस को आप रेंट में लगा के अगर कोई इनकम कमाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको कब हम इनकम मानेंगे, किस स्थिति में वो हमारे इनकम में जुड़ेगा? तो पहला ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन कि जब हम लोग कुछ शर्तें पूरी होगी तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। शर्त क्या है कि उस ज़मीन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी ज़मीन के इस्तेमाल करने के लिए किसी को दे दिया तो कुछ शर्त पूरा होने पर हम उसके एग्रीकल्चर इनकम मान के टैक्स फ्री कर देंगे, और अगर वो शर्त पूरा नहीं होता है तो हम लोग उस पर टैक्स लगा देंगे। आगे क्या लिखा है? महिला करदाता के लिए 8,000 की कृषि आय को कुल आय में सम्मिलित तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष की कर योग्य आय कितना से ज़्यादा होगी। तो सिंपल 2.5 लाख से अगर ज़्यादा होगी, तो अगर कोई महिला की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो उसके एग्रीकल्चर इनकम को इसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। किसी महिला की इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उसके एग्रीकल्चर इनकम को इसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। मिस्टर एक्स की कर योग्य आय 2.5 लाख रुपये। मिस्टर एक्स है, उनका टैक्सेबल इनकम कितना है? 2.5 लाख रुपया। उसकी कृषि आय को इस शीर्षक में, इस आय में कर लगाने की दशा में तभी सम्मिलित करेंगे जबकि कृषि आय की राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो बोलता है इसका कोई लिमिट नहीं है, नन ऑफ दीज कर दीजिए, कोई लिमिट नहीं है सर, एग्रीकल्चर इनकम के लिए कोई मतलब ही नहीं है, नन ऑफ दीज। आगे लिखता है, क्वेश्चन बड़ा सब। कृषि आय कर से मुक्त, पूर्णतः मुक्त होगी बशर्ते, कृषि आय अगर भारत में है तो टैक्स फ्री पूरी होगी बशर्ते, क्या कंडीशन है? भूमि भारत में किसी देहाती क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए, बिल्कुल भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। भूमि भारत में स्थित अथवा भारत के बाहर, तो ये तो गलत हो गया। पूछ रहा है कृषि आय कर से पूर्णतः मुक्त होगी, तो देहाती क्षेत्र में ज़रूरत नहीं, भूमि भारत में स्थित होगी तो भी, तो देहाती क्षेत्र का ज़रूरत नहीं। अगर भूमि आपका भारत में स्थित है तो भी एकदम फ्री रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, भारत में होना चाहिए। आगे बोलता है कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना करने के लिए किया जाता है। यानी हम एक बार द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब छोटे छोटे एग्रीकल्चर इनकम को एक साथ जोड़ा जाता है। तो वो बोला है कब जोड़ा जाता है, तो बोलता है कृषि आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाता है, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, और नन ऑफ दिस को। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो होता है, यानी कृषि आय का आंशिक एकीकरण का मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम का जो छोटा छोटा पोर्शन है उसमें से कुछ हिस्सा जुटेगा। जैसे मान ली 40,000 कमाए तो 40,000 नहीं जुटेगा, इसमें से कुछ हिस्सा आपका एग्रीकल्चर मानेगा और बाकी जो है कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर मानेगा। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा होगा जब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाएगा, तभी ऐसा होता है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम के केस में ही हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये ऑप्शन 32 का सही है। 33 नंबर हम लोग देखते हैं, कृषि आय में सम्मिलित है, कृषि कार्य से आए, ठीक है। कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया, वो भी ठीक है। पुष्प उगाने से है, उपरोक्त सभी, तो इसका तो उपरोक्त सभी होगा क्योंकि सब इनकम एग्रीकल्चर के अंदर आता है, तो उपरोक्त क्या होगा? सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बोलता है कि आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? ये 4 जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन कृषि आय है? तो पहला लिखा है पशुपालन से आय, दूसरा मुर्गी पालन से आय,
तीसरा चारागाह से आय और कृषि भूमि से प्राप्त किराया। तो बताइए मुर्गी पालन पशुपालन खेती नहीं कहलाता है, याद रखिएगा। मुर्गी पालन पशुपालन खेती नहीं कहलाएगा। तो यहाँ बोलता है कि कृषि भूमि से प्राप्त किराया इसके अंदर शामिल होता है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया इसके अंदर शामिल होगा। 35 में क्या बोल रहा है कि कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित करने की योजना निम्नलिखित करदाताओं पर लागू नहीं होती। यानी खेत एग्रीकल्चर इनकम कौन से एसेट ऐसी है जिनके ऊपर लागू नहीं होता है? तो कंपनी के ऊपर कोई एग्रीकल्चर वाला लागू नहीं था, क्योंकि कंपनी कोई एग्रीकल्चर नहीं करता, वो जहाँ भी कर रहा है धंधा कर रहा है। हो सकता है कि कोई कंपनी खेती का काम करवा रही, टमाटर लगवा रही, गेहूँ लगवा रही है, धान लगवा रही है, तो ऐसे में ये मत सोचिएगा कि कंपनी अगर लगवा रही है तो कंपनी खेती करने वाले किसान है, ऐसा नहीं है। कंपनी किसान नहीं है, वो फ़ायदे के लिए लगा रही है, वो बिज़नेस कर रही है, तो बिज़नेस इनकम में जाएगा। इसलिए कंपनी का इनकम कभी भी एग्रीकल्चर के अंदर नहीं लेते हैं। बाकी सारे इनकम को एग्रीकल्चर के अंदर लेंगे, लेकिन कंपनी वाले इनकम को भैया बिज़नेस इनकम मानेंगे, क्योंकि कंपनी एग्रीकल्चर के लिए नहीं, कंपनी अपने बिज़नेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। कंपनी एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बल्कि कंपनी अपने बिज़नेस के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। चलिए अब 36 नंबर देखते हैं। एक साझेदारी फर्म की दशा में कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित तभी किया जाएगा जबकि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो। यानी एक एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कब शामिल करेंगे, कौन सी शर्त पूरी होगी? तो पहला, साझेदारी फर्म की आय 2 लाख हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है। पहला है साझेदारी फर्म की आय 2 लाख हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है। इनकम कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। साझेदारी फर्म की कृषि आय 5,000 से अधिक हो, ये भी मतलब नहीं है। साझेदारी फर्म एक पंजीकृत फर्म हो, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई ज़रूरत नहीं तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। 37, कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कितने भाग में एग्रीकल्चर इनकम को बांटा गया? तो आप सब जानते हैं 2 भाग में एग्रीकल्चर इनकम को 2 भाग में बांटा गया, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। चाय के उत्पादन से आय की का निम्नलिखित प्रतिशत बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि 60% को एग्रीकल्चर मानेंगे तो 40% को क्या मानेंगे? बिजनेस प्रोफेशन। अभी पीछे पढ़े थे ना कि अगर चाय का उत्पादन की बात करें तो 60% एग्रीकल्चर होगा, तो 40% क्या होगा? बिजनेस इनकम माना जाएगा। 40% बिजनेस और 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा। आगे बोलता है एक करदाता की कर मुक्त आय शामिल होगी। एक SEC जो होता है उसका कर मुक्त आय कहाँ शामिल होगा? टैक्स फ्री इनकम, मतलब ऐसा इनकम जहाँ जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो कहीं शामिल नहीं होगा, क्योंकि सारे जगह हम लोग जो देखते हैं वो टैक्स वाला इनकम देखते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं लगेगा। आप कैपिटल गेन में टैक्स फ्री इनकम तो जाएगा नहीं, अदर सोर्स में जाएगा नहीं। तो यहाँ लिखा है किसी भी शीर्षक में नहीं, तो डी ऑप्शन सही होगा। किसी भी शीर्षक में टैक्स फ्री लिखा हुआ है, टैक्स फ्री है, तो जब टैक्स फ्री है तो कहाँ से लगेगा? टैक्सेबल तो सब में जुड़ जाता है। तो टैक्स फ्री इनकम किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं होता। आगे लिखा है कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयोग के उल्लेख किया गया? कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड आइटम को लिखा गया? तो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड आइटम को सेक्शन 10 में लिखा गया। अगर आप सही से देखेंगे तो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड आइटम को सेक्शन 10 में लिखा गया। सेक्शन 10 में इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड आइटम है, और याद रखिएगा सारे एग्जेम्प्टेड आइटम सेक्शन 10 में लिखे गए। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग क्या होगा? साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग पूर्णतः कर मुक्त होगा। याद रखिएगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर वो कमाता है और उसमें से कमा के और अपने पार्टनर को कुछ प्रॉफिट देता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे भारत में कोई कंपनी अगर कमाती है और डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर्स को कोई इनकम आता है तो इनकम फुली एग्जेम्प्टेड होता है। आगे बोलता है कि एक व्यक्ति खोया हुआ कुत्ता ढूंढने पर 10,000 का इनाम घोषित किया था, और मिस्टर ए जिसको खोज के लाया और इनाम प्राप्त किया, वो क्या कहलाएगा? अगर अचानक खोया हुआ कुत्ता आपको मिल गया किसी व्यक्ति का और इनाम पा लिए तो उसको आकस्मिक आय बोलते हैं। ऐसा इनकम जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं हो, वैसे इनकम को आकस्मिक इनकम या कैजुअल इनकम बोलते हैं। ऐसा इनकम जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं हो, ऐसे इनकम को कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय बोलते हैं। ऐसे इनकम को हम लोग कैजुअल इनकम के नाम से जानते हैं। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो सर, यानी सांसद हो या विधायक हो, जितने तरह के भत्ते मिलते हैं, भत्ता मतलब अलाउंसेस मिलता है, सब टैक्स फ्री होता है। किधर टैक्स फ्री है? देखिए एग्जेम्प्टेड है। फिर से ध्यान दीजिएगा, MP, MLA, जितने तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, जितने तरह के भत्ते मिलते हैं,
सब टैक्स फ्री है, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होता है। बाकी सारा का सारा फैसिलिटी जो है अलाउंसेस टैक्स फ्री है। घर के लिए मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर घर नहीं मिला तो कार के लिए अलाउंसेस मिलता है, डेली अलाउंसेस मिलता है, सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है। इसीलिए एमपी और एमएलए जहां मन करता है वहां घूमते रहते हैं, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा उनके बाबूजी घर से नहीं लग रहा है, ना किसी तरह का खर्च लग रहा है। ये सारे के सारे जितने भी सरकार की तरफ से उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होंगे, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होगा। वो भी सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं, सैलरी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में वही सैलरी टैक्सेबल होगा जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होगा। अगर एम्प्लॉयर से कोई एम्प्लॉई को मिलेगा तो उसको सैलरी बोलेंगे। अब इसका कोई मालिक तो है नहीं एमपी एमएलए का, तो यहाँ पे इसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। इसलिए एमपी और एमएलए को अगर वेतन मिलता है तो ये वेतन इनकम फ्रॉम सैलरी में यानी वेतन शीर्षक में टैक्सेबल ना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, जो इनकम का 5वां हेड होता है। अब हम लोग लिखते हैं आगे, एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। एक शिक्षण संस्था है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उसकी आय को किस धारा के अंदर कर मुक्त किया जाएगा? शिक्षण संस्थान के इनकम को किस सेक्शन में टैक्स फ्री किया जाएगा? शिक्षण संस्थान के इनकम को किस सेक्शन में टैक्स फ्री किया जाएगा? तो याद रखिएगा, हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को का जो इनकम होता है उसको कहाँ टैक्स फ्री किया जाएगा? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में जाके एक शिक्षण संस्थान की आय को क्या किया जाएगा? टैक्स फ्री किया जाएगा, कर मुक्त किया जाएगा। क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्थान का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और अगर सर्विस प्रोवाइड करना होता है तो उसका एग्जेम्प्टेड होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C के अंदर होता है। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त होगी? देखते हैं ये कौन सा इनकम है जो टैक्स फ्री होगा। बताइए, कलकत्ता में कृषि आय, कलकत्ता भारत में है और हम लोग जानते हैं भारत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होता है, पहले ही ठीक है, ये सब तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये सब में टैक्स लग जाएगा। लेकिन कलकत्ता में एग्रीकल्चर इनकम अगर आप कमाते हैं, कलकत्ता भारत में हैं, तो भारत में खेती क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान दीजिए, सरकारी प्रतिभूति भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन वैसी सरकारी प्रतिभूति जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में आते हैं, यानी वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़ रहे थे, एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए सेक्शन 10 है ना, तो बोलता है सेक्शन 10 और सबसेक्शन 15 में जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी जिस सिक्योरिटी के बारे में सेक्शन 10 और सबसेक्शन 15 में लिखा हुआ है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। उसके अलावा सैलरी कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, सैलरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री सिर्फ अकेले है जो है कलकत्ता में एग्रीकल्चर इनकम, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। नीचे लिखते हैं, अगर कोई करदाता पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लेता है, एक व्यक्ति अकेला करदाता अगर पोस्ट ऑफिस में जाके सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लेता है और उस सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट 3500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है। कितने तक? 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएगा और सेविंग बैंक अकाउंट में अगर उसको ब्याज मिलता है, तो अगर वो ब्याज 3500 रुपये तक मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, 3500 से ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल है सिंगल अकाउंट के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट खुलाता, पति पत्नी साथे में खाता खुलाते, तब जो ब्याज मिलता है वो 7000 तक एग्जेम्प्टेड होता है। यानी ज्वाइंट अकाउंट 7000 तक एग्जेम्प्ट होगा और सिंगल अकाउंट कितने तक एग्जेम्प्ट होगा? 3500 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं आगे। एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकता है? तो बोलता है सर जहाँ इस दुनिया में कहीं भी इनकम कमा सकते हैं, इस दुनिया में आप कहीं भी इनकम कमा सकते हैं। एक व्यक्ति कहीं भी आय प्राप्त कर सकता है, भारत में भी कमा सकता है, भारत के बाहर भी कमा सकता है, भारत में भारत के बाहर दोनों कमा सकता है और कहीं भी नहीं। बोलता है कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहीं भी, यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन में दोनों ना लिख दिया, पहला बोलता है भारत में, दूसरा बोलता है भारत के बाहर, तीसरा बोलता है दोनों में, तो दोनों में कहीं भी आप कमा सकते हैं। कहीं रुकावट नहीं है कि आप भारत के अंदर ही आपको कमाना होगा, भारत के बाहर नहीं कमा सकते, ऐसा रुकावट नहीं है। आप इस दुनिया में कहीं भी कमाइए, पैसा देते जाइए सरकार को, इनफ है आपके लिए, तो आप कहीं भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नागरिकता कभी बदलती नहीं दुनिया में। एक बार हम भारत के नागरिक हो गए तो जीवन भर भारत के नागरिक होंगे, नागरिकता नहीं बदलती। लेकिन निवासीय स्थिति टैक्स देने के लिए हर साल बदलता रहता है, तो बदल सकती है। एक व्यक्ति कहाँ टैक्स देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में निवासीय स्थिति कहाँ थी, वो कहाँ निवास किया। और उसके लिए आप सब लोगों को निवासीय स्थिति के बारे में, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं।
और रेसिडेंशियल स्टेटस अगर उसका सेट बैठता है तो बोलता है कि वो हर साल बदलता रहता है। निवासी स्थिति क्या होती है? हर साल बदलती रहती है। तो इसीलिए लिख रहा है निवासी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी। हमारा नागरिकता नहीं बदलेगा, लेकिन निवासी स्थिति हर साल बदलेगा। निवासी स्थिति हमेशा बदलता रहता है। उसके आगे एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है, अगले गत वर्ष में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो इस पिछले साल हमारा अगर रेसिडेंस है तो अगले साल वो क्या हो सकता है? बोलता है कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगले साल आपका निवासी भी हो सकता है साधारण निवासी हो सकता है, निवासी हो सकता है, निवासी कुछ भी हो सकता है सर। क्योंकि मान लीजिए हम पिछले साल केनिया में 1 साल रहे तो केनिया के निवासी हम कहला जाएंगे टैक्स देने के लिए, क्योंकि साल भर वहाँ गुजार दिए तो वहाँ के सिस्टम के हिसाब से हम निवासी कहलाएंगे। और हो सकता है अगले साल हम इंडिया आ गए तो वहाँ के अनिवासी हो जाएंगे। तो बोलता है कि आपका सर ये क्या हो जाएंगे, हर साल चेक करना होगा। तो आप कुछ भी हो सकते हैं, हर साल चेक करना होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं और कहाँ के अनिवासी। यानी निवासी स्थिति हर साल बदलती रहती है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल बदलता रहता है। हर साल पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं और कहाँ टैक्स फाइल करेंगे। देखिए हम लोगों को नहीं पूछेगा कोई, ज़िंदगी में हम लोग कभी भारत से बाहर गए नहीं ना। हम लोगों के पास पासपोर्ट है, वीज़ा तो सवाल नहीं, पासपोर्ट ही नहीं बनाए हम लोग। तो हम लोग जब टैक्स फाइल करते हैं तो पासपोर्ट वाला ऑप्शन ऑफ रहता है, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं बना। और जो लोग पासपोर्ट बना लिए उसका ऑन रहता है तो उससे पूछा जाता है कि भैया इस पिछले साल कहीं गए थे क्या विदेश? तो बोला नहीं सर कुछ नहीं गए थे, छोड़ दिया। कहाँ गए थे? अगर कोई बोल दिया हाँ गए थे, अमिताभ बच्चन तो गए हैं, बोले हाँ गए थे भाई, जापान चले गए थे फिल्म शूटिंग करने के लिए। तो जापान अगर चले गए भैया तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में बनता है या जापान में बनता है। जहाँ बनता है वहाँ टैक्स दीजिएगा। और हम लोगों को भैया, हम लोग तो यही रहने वाला आदमी हैं, गरीब आदमी, कहीं जाता नहीं घूमने के लिए, तो हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस भारत ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। तो वैसे लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहता है जो लोग विदेश की यात्रा करते हैं। आगे क्या लिखा है कि एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितना दिन रुकना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए, तो भारत में अगर निवासी बनना चाहता है, भारत में टैक्स देना चाहता है, तो उसे कितने दिन भारत में रहना होगा? बताइए कितने दिन वो भारत में रहेगा। पिछले साल में तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं 6 महीना। कितने दिन? 6 महीना। 6 महीना मतलब 182 दिन। याद कीजिए, आधा 365 होता है साल का। साल में 365, उसका आधा कर दीजिए। 6 महीना मतलब आधा ना जी, 12 महीना में 6 महीना, तो 182 दिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आप भारत के निवासी कहलाएंगे। पिछले साल अगर 182 दिन आप भारत में रहते हैं तो आप भारत के निवासी कहलाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? 182 दिन या 6 महीना अगर आपको क्वेश्चन में दे दे तो 6 महीना भी आता है, क्योंकि 6 महीने तक जरूरी नहीं लगातार। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, क्या लगातार? बोलता नहीं, छोड़ छोड़ के भी आप कोई मतलब नहीं। हम ये आपको देखेंगे कि 1 अप्रैल से जो मेरा असेसमेंट शुरू होगा 31 मार्च के बीच में आप अगर 182 दिन वाला कंडीशन पूरा कर लिए सर, तो टैक्स तो भारत में ही देना होगा। 182 दिन का कंडीशन पूरा कर लिए तो टैक्स कहाँ देना होगा? भारत में देना होगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है कि एक व्यक्ति 1 जून को, ध्यान दीजिएगा इधर, 1 जून 2000, अभी हम लोग 21-22 की बात कर रहे थे, 1 जून 2020 को या 21 को कर लेते हैं, 1 जून 2021 को, 1 जून 2021 को कोई व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आया। अमेरिका से कहाँ आया? इंडिया आया। और फिर वह ये व्यक्ति क्या किया? 3 मार्च 2022 को इंडिया से कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन भारत में रहा, भारत का निवासी स्थिति होगी या नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, एक ही शर्त की हम बात करें, वैसे 2 शर्त होता है, एक शर्त ये है, एक और शर्त कंडीशन है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक शर्त की बात करते हैं। तो देखेंगे कि इसके बीच में हो सकता है 2 बार अगर आया जाए होगा ना तो वो भी हटा लेंगे। जितना 1/6 से लेकर 3/3 तक वो कितने दिन भारत में रहा। अगर उसका कंडीशन ये पूरा हो गया सर, इसमें पूरा हो जाएगा, देख लीजिए, 6ठा महीना से सीधा 3रा महीना तक है, यानी 9 लगभग 8-9 महीना हो गया। तो ये कंडीशन पूरा कर रहा है तो वो भारत का निवासी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का जो पीरियड है ना वो 182 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, तो भैया अगर 182 दिन पकड़ा गया आपका, तो आप भारत में निवासी कहलाएंगे और भारत में ही आपको टैक्स देके जाना पड़ेगा, छूट नहीं सकते हैं आप। तो ये दोस्तों, ये हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, लंबा वीडियो बनता है 50 क्वेश्चन का, तो हम लोग इसके जस्ट आगे का 50 क्वेश्चन जल्दी लेकर आएंगे। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट की उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये मत सोचिए कि आपके कंपटीटर बढ़ेंगे, ये सोचिए उपकार का काम है, किसी की भलाई हो जाएगी
तो इसमें ज़रा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।